आप सब लोग भी वकार के लिए उसको उससे अफसोस भी करें और उसके लिए दुआ भी करें, क्योंकि ये बहुत टफ टाइम होता है और इसको सब्र से गुजारना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो अल्लाह मियाँ उसका साथ दे। जी बच्चे, आमना आपके क्या क्वेश्चंस हैं? मैम एक्चुअली मेरी जो प्रेजेंटेशन थी वो दो टॉपिक्स के बारे में थी। एक था डुअल रूट मॉडल और एक था ज़ेगलर मॉडल। यस। जी बच्चे बोले। जी मैम, वो जब मैंने किया ना ज़ेगलर मॉडल को ओपन, तो मुझे उसकी समझ नहीं आई और मैंने वो रिकॉर्डिंग्स भी सुनी जो आपने सेंड की थी, जिसमें आपने डुअल रूट मॉडल पढ़ाया और बाकी सारे लेक्चर्स। आपने हम्म। ज़ेगलर मॉडल का जिक्र ही नहीं किया कहीं। और चले मैंने फिर आप ऐसे करें ना कि आप रेगुलर मॉडल निकाल लें और उसको पढ़ना शुरू करें और मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो लाइंस आपके लिए डिफिकल्ट है। मैम उसके दो ही पैराग्राफ हैं, ओवरऑल ही रीड कर दूँ? यस श्योर। अच्छा, जीगलर मॉडल का अगर मैंने जिक्र नहीं किया था तो शायद इसलिए ना किया हो कि ये उसमें शामिल ना हो। मतलब मैंने इसको शामिल जब मैंने पढ़ा हो तो हो सकता है मैंने इसको इतना इम्पोर्टेंट ना समझा हो। डिड आई आस्क यू कि इसको शामिल करना है आपने? चले हम इसको पढ़ के देख लेते हैं, इफ इट्स इम्पोर्टेंट तो हम इसको इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज मैंने जो आपको पढ़ाया होगा वही ठीक होगा। जिगलर मॉडल हो सकता है आपको सीआर ने अपनी तरफ से असाइन कर दिया हो, मैंने इसको क्विट कर दिया हो उस वक्त, क्योंकि जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो आई रेड एवरीथिंग विच इज हेयर एंड आई ओनली डिस्कस द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट। लेकिन आप जस्ट रीड इट आउट, आई विल चेक के इफ इट्स इम्पोर्टेंट और नॉट। जी आपकी आवाज नहीं आ रही आमना। कैन एनीबडी एल्स रीड इट? आमना का शायद कोई सिग्नल इशू है या मेरा कोई सिग्नल इशू है। कोई और बच्चा जिसके सिग्नल्स अच्छे हों वो आमना के बिहाफ पे इसको रीड आउट कर दें। May ये I, ma'am? श्योर श्योर सुनना। Okay. Ziegler's model of reading acquisition. Ziegler, Perry, and Zorzi have developed the self-teaching model of reading. The model is based on the idea that children depend on phonological decoding skills to learn new words. According to this theory, each new successful decoding experience with an unfamiliar word offers an opportunity to acquire word-specific orthographic information that is the basics of future skilled word recognition. Yes, Therefore, this I will explain it here till word recognition. यहाँ पे जो डिकोडिंग की वो बात कर रहा है, डिकोडिंग मीन्स दैट आप ये चेक करते हैं कि जो वर्ड मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो किन साउंड्स के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब हाउ टू प्रोनाउंस दैट वर्ड। आपके सामने एक वर्ड है गर्ल, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर रीडिंग दैट वर्ड तो यू विल स्पेल दैट आउट, यू विल यूज द रूट। अगर हम इसको उस रूट वाले मॉडल के थ्रू बात करें तो यू विल यूज द रूट जिसमें आप कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं साउंड्स की और लेटर्स की, ठीक है। यू विल फर्स्ट चेक के जी किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, आई क्या किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, आर किसके साथ कर रहा है और एल किसके साथ कर रहा है। सो वंस यू हैव noted that, once you have decoded that word, आपने एक दफा उसको decode कर लिया। decode, I will again tell you that decode mean कि आप उसकी pronunciation तक पहुंच रहे हैं। you are checking that which letter is corresponding with which sound, ठीक है, कौन सा लेटर कौन सी साउंड दे रहा है। तो आप जो प्रोनाउंसिएशन एक वर्ड की तक पहुंच जाते हैं उसको डिकोड करना कहते हैं, ठीक। आपने उसको डिकोड किया फॉर द फर्स्ट टाइम, बट लेटर ऑन यू विल नॉट नीड टू डिकोड दैट,
पहली दफा तो आपको उसको डिकोड करना पड़ा ना, एक एक उसका लेटर अलग अलग से, बट फॉर द नेक्स्ट टाइम इट विल गेट सेव्ड। जितनी दफा आप पढ़ते जाएंगे आपके वो सेव होता जाएगा। ठीक है, आपको अब अगर आप एक लाइन पढ़ रहे हैं तो यू विल नॉट स्पेल दैट। जैसे मैंने कहा था कि आप इनडायरेक्ट रूट से एक न्यू लर्नर स्टार्ट करता है और वो डायरेक्ट रूट पे फिर चला जाता है, मतलब उसको हर दफा फिर स्पेल करने की जरूरत नहीं रहती। अगर आप डिकोडिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा सा कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप फ्लुएंट हो जाएंगे। ठीक है, आ गई है इस बात की समझ? Yes, ma'am. I guess it is similar to dual root model. क्योंकि एग्जैक्टली उसमें हम, या जी मैम, बिल्कुल, मैंने भी यही बात की है कि ये उससे रिजेंबल कर रहा है। मतलब जी at मैम, that time when the theories were presented, everybody was giving his or her own ideas। मतलब हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो हम भी गेस कर रहे हैं कि दिस माइट बी द वे हाउ वी रीड। कोई बंदा यूएस में बैठा हुआ है तो वो वहां बैठा अपने अंदाजा लगा रहा है। तो इसलिए ये डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए हैं, डिफरेंट लिंग्विस्ट से आए हुए हैं। तो एक उसमें से आइडिया जो था वो ड्यूल रूट मॉडल का था, और एक जो आइडिया है वो जिगलर मॉडल का है, विच रिजेंबल्स दैट आइडिया लॉट। ये आगे पढ़े। okay ma'am. The model employs the modules assumed to participate in the acquisition of literacy: a phonological lexicon, the oral lexicon, the phonological system of language, phonemes, the latter inventory of the language, and a system that maps sounds, phonemes, onto letters with each successful decoding attempt. As a result of the learning process, the orthographic lexicon emerges to complete the basic components of the reading system. Yes, let me explain it. So what you have to remember here is that इसने बेशक दो तीन हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया है, लेकिन असल में वो जो बात कहना चाह रहा है वो ये है कि जब आप डिकोड करते हैं किसी चीज को, सो यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द साउंड मैपिंग का नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि कौन सा लेटर जो है या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जो है वो किस साउंड से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे बाज दफा एक लेटर एक साउंड से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होता है और बाज दफा एक से ज्यादा लेटर्स कॉरेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं और बाज दफा कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको फ साउंड की एग्जांपल दी थी कि उसमें पीएच भी फ साउंड को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, फ जो है एफ जो है वो भी फ साउंड को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और यूजीएच जो है वो भी फ साउंड को correspond कर रहा है। So one must have this knowledge और this skill के correspondence जो है वो क्या है। और लेटर से recognition होनी चाहिए, उनकी correspondence से recognition होनी चाहिए, ये चाहिए होती है कि आप सक्सेसफुली डिकोड कर पाएंगे किसी भी वर्ड को। जी Ziegler et al. Provide proof that this mechanism works. एक मिनट, एक लाइन रह गई है ऊपर शायद एक्सप्लेन करने वाली। एज अ रिजल्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस द ऑर्थोग्राफिक लेक्सिकॉन emerges to complete the basic components of reading systems। ठीक है, लेक्सिकॉन क्या होता है? लेक्सिकॉन इज समथिंग विच इज स्टोर्ड। ठीक है, आपके पास एक ऑर्थोग्राफिक लेक्सिकॉन स्टोर हो जाएगा कि कॉरेस्पॉन्ड कौन से लेटर्स कौन सी साउंड्स के साथ कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, और उसके बाद आपका रीडिंग सिस्टम जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस के बाद मतलब एज यू विल गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस, आप वर्ड्स पढ़ते जाएंगे और आपका जो सिस्टम है वो डेवलप होता जाएगा विद एक्सपीरियंस। जी Table requires representation of thousands of words, more than 25,000, with only a small number of reference to phoneme correspondences correlated to it initially. Even though this is a computational simulation, the model relies on the basic
जल्दी कर दवाई खानी तो टाइम होने The model also showed how visual and बच्चे that the present. जुमला आप भी ऑडिबल नहीं है मुझे। Sorry मैम, एक्चुअली आपकी तरफ से बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा था, तो आई थिंक दैट्स व्हाई। एक मिनट। यस जुमला, यू कैन स्पीक नाउ। मैंने अपना टर्न ऑफ कर दिया है, लेकिन आज मेरा ख्याल है कि इंटरनेट में भी कोई इशू है, क्योंकि मेरी डीजी खान की जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनसे भी थोड़ी देर पहले बात हुई, तो वो कह रही थी कि मैंने अपनी क्लास पोस्टपोन कर दी है क्योंकि नेट में कोई इशू है। मेरा ख्याल है आप लोगों की आवाज की इंटरप्शन भी इसी वजह से हो रही है। ट्राई अगेन जुमला, ट्राई अगेन। All right मैम। This model was able to acquire word-specific orthographic representations for thousands of words, more than 25,000, with only a small number of grapheme to phoneme correspondences provided to it initially. Even though this is a computational simulation, the model relies on the basic ingredients in the reading process, consistent with current thinking in the field. The model also showed how visual and phoneme deficits that are present at the start of reading development could cause dyslexia in the path of reading development. Yes. सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो जीगलर ने की थ्योरी की बात हो रही है कि जीगलर ने कहा कि अगर आप ये सीख जाएं कि लेटर्स और वर्ड्स, लेटर्स की और साउंड्स की जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, या लेटर्स और फोनीम्स की जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, वो एक वर्ड में क्या होती है, वंस यू गेट स्किल्ड इन दैट, देन योर रीडिंग सिस्टम विल स्टार्ट डेवलपिंग, और आप उसको सीख जाएंगे। दिस इज द बेसिक थिंग। सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें वो इसको उन्होंने कंप्यूटर पे एक सिमुलेशन सिस्टम बना के उसको चेक किया, और वो ये कह रहे हैं कि हमने कंप्यूटर को सिखा दिया कि ये जो लेटर है ये इस साउंड के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है, और वो सिखाने के बाद जो वो कंप्यूटर था या वो सिमुलेशन सिस्टम जो था, वो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स को पढ़ने में कामयाब हो गया। ठीक है, मतलब ये कि अगर आप एक दफा ये कॉरेस्पॉन्डेंस सीख जाते हैं तो फिर आपका सिस्टम पढ़ने के काबिल हो जाता है। ठीक है, ये कंप्यूटेशनल मॉडल है जीगलर का, जो कि जिसकी कि उन्होंने बात सेकंड वाले पैराग्राफ में की है, एंड इट इज जस्ट टू वेरीफाई देयर आइडिया कि वाकई ऐसा होता है। सो दिस इज दिस जीगलर मॉडल that the person first try decoding the words. Once the person decodes those words, after that he or she gets experienced in that, and later on he or she doesn't need to decode that every time. Now it goes to lexicon, the whole word goes to lexicon, its pronunciation goes to lexicon, and reading system starts developing. ठीक है, Amna Ali, is it clear to you now? Yes ma'am. चले बच्चे, आप फिर अब जो आपका दूसरा ड्यूअल रूट मॉडल था आपके पास प्रेजेंट करने के लिए, Yes ma'am. so you can present that and you can also refer to Ziegler's model. ये क्लियर है ना अब आपको? Yes ma'am. चलो ठीक है। मैं अपनी प्रेजेंट जी हाँ जी, आमना आप शुरू करें जी। जुमला, इज देयर एनी क्वेश्चन? यस मैम। मैम मुझे ये पूछना था, यहाँ पे लिखा हुआ है द मॉडल एम्प्लॉयज द मॉड्यूल्स एज्यूम टू पार्टिसिपेट इन द एक्विजिशन ऑफ लिटरेसी। तो मैम ये वाला थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, मतलब ये बाकी मॉडल्स के साथ भी वर्क करता है? यहाँ पे ये किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं? कौन सी लाइन है ये? मैम यहाँ पे बिल्ट इन टीचर से आगे है, जो 6 लाइन है जो ना। सेकंड पैराग्राफ में ये? नो मैम, ये फर्स्ट फर्स्ट? पैराग्राफ।
फर्स्ट पैराग्राफ में, द मॉडल एम्प्लॉयज द मॉड्यूल्स assume to participate in the acquisition of literacy. तो इसमें ये एक्सप्लेन तो कर दिया मैंने, मतलब आपको इसमें क्या नहीं समझ आया? मैम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं जो मॉड्यूल्स वाली, मतलब ये जो मॉडल है वो बाकी मॉडल्स के साथ ये मिलके इट्स वर्क नॉट करता मॉड्यूल, मॉडल को नहीं कहते बच्चे। मॉड्यूल है। वो ओके मैम। यही मॉड्यूल वो एरियाज को कह रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यू मस्ट नो द रिलेशनशिप बिटवीन लेटर एंड साउंड्स एंड ओके मैम। यस। और एक और मैंने कुछ बताया था, वो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑलरेडी। मॉड्यूल्स डजंट मीन मॉडल। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि किन चीजों का आपके पास नॉलेज हो तो आप यू कैन बी अ स्किलफुल रीडर। मैम एक्चुअली मॉड्यूल का मैंने मॉडल मतलब नहीं लिया, बट इसका मतलब यही होता है ना कि समथिंग दैट वर्क्स इन कॉम्बिनेशन विद अदर कंपोनेंट्स। नो। ओके मैम। जी बच्चे आमना चले आप। Okay, ma'am. My name is Amna Ali, and today the topic of our presentation is dual root model and Ziegler model of reading acquisition. तो डुअल रूट मॉडल को डुअल रूट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसके मतलब ये दो रूट पर होता है कि जैसे हम वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को, जब हम वर्ड को परसीव कर रहे होते हैं, वर्ड को सीख रहे होते हैं, तो हम दो रूट से सीखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। उसमें जो फर्स्ट रूट है उसको कहा गया है फोनोलॉजिकल रूट, यानी कि हम जैसे कोई भी साउंड होती है उससे एक ग्राफीम रिलेट कर दिया जाता है कि ये जो ग्राफीम है ये साउंड को मतलब ये साउंड पर प्रोड्यूस करता है। तो जो बिगनर होता है वो उस पहले उस ग्राफीम को देखता है और उससे रिलेट करता है उस साउंड को, और फिर उसको जो है वो स्पेलिंग को यानी जोड़ तोड़ करके तो सीखता है कि ये वर्ड कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये हुआ फोनोलॉजिकल रूट कि आपने फर्स्ट में बिगनिंग में कैसे उसे सीखा, और उसको सीखते हुए मतलब कैसे आपने स्पेलिंग बनाए और कैसे आपने वो मतलब कि इसका ये ग्राफीम है तो इससे ये जो है वो फोनीम यानी ये इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, और फिर वो आपने उसको मतलब सीख लिया। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो यानी जो आपका सिस्टम है यानी वो आपके माइंड में स्टोर हो गया और आपका सिस्टम सेंट्रलाइज जब होना शुरू हो जाएगा तो आप उस वर्ड को बार बार इस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, फिर आप दूसरे रूट पर शिफ्ट हो जाएंगे जो कि है सेमेंटिक रूट, इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ लेक्सिकल रूट, कि इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती हर बार, जैसे अब हम पढ़ते हैं तो हम देखते ही वर्ड को परसीव कर लेते हैं, यानी हमें कोई इसके ज़्यादा उसकी ग्राफीम क्या है फोनीम क्या है उसमें नहीं जाना पड़ता, यानी हम डायरेक्टली ही उसको परसीव कर लेते हैं। तो जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जब आप न्यू लैंग्वेज सीख रहे होते हैं या जब हमने बोलना सीखा था तो यानी जो मतलब जब हमने कुछ भी आकर पढ़ा स्कूल के अंदर तो हमने उसकी एक वर्ड को समझने के लिए और सीखने के लिए हमने उसको बकायदा तौर पे जोड़ तोड़ किए, और कि हम ये यहाँ पे ये फोनीम जो है वो इस ग्राफीम के लिए सूट है और इससे जो है वो रेफर करता है और इससे यही आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी। लेकिन जब हमने जब हमारा सिस्टम सेंट्रलाइज हो गया तो जो है वो फिर हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम बार बार उसी प्रोसेस से गुजरें, यानी वो हमारे माइंड के अंदर स्टोर हो गया और हम अब उसे देखते ही समझ जाते हैं कि ये कौन सा वर्ड है या इसका क्या मीनिंग है। So this is the dual root model, and phonological root is also known as indirect root, कि जिसमें आप जो है वो डायरेक्टली परसीव नहीं कर पाते, यानी आपको टाइम लगता है उसकी स्पेलिंग करने में और उसकी जानने में। और जो सेमेंटिक रूट है सेकंड रूट इज नोन एज डायरेक्ट रूट, जिसको आप डायरेक्टली परसीव कर लेते हैं कि ये वर्ड क्या है और क्या नहीं। द सेकंड वन इज Ziegler model, which is according to the recent information is same to the dual root model। और ये Ziegler model भी ऐसे है कि जैसे आप
जो फनीम है उसको जब हम बोलते हैं, यानी जो हमारी जो सुपीरियर हमारी स्किल्स हैं वो है स्पीकिंग एंड लिसनिंग, और रीडिंग और राइटिंग हमने बाद में किया। तो जो हम बोलते थे अब उसको जब हमने ग्राफीम की शक्ल दी, तो जाहिर बात है हमने जब उसको सीखना था तो उसको हमने सीखा इसी तरह के हमने एक वर्ड से उसको फनीम ग्राफीम को जोड़ दिया कि ये जो है इस मतलब ये फनीम इस ग्राफीम के लिए है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको वर्ड को सीखा। एंड देन हमारा जब सिस्टम सेंट्रलाइज हो गया तो हमारे वो लेक्सिकॉन में चला गया। जैसे हम लेक्सिकॉन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इट्स द स्टोरेज ऑफ वोकेबलरी, यानी जो कि हम जानते हैं, जो कि हम जानते हैं, जो कि हमें मालूम है, दैट इज नोन एज लेक्सिकॉन। तो वही वर्ड्स ऐसे हमारे लेक्सिकॉन में स्टोर होते रहते हैं, और जैसे जैसे हमारा सिस्टम सेंट्रलाइज होता रहता है, हमें चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं, स्टोर आना शुरू हो जाती हैं, तो हम डायरेक्टली ही उस वर्ड को परसीव कर देते हैं रेदर देन द इनडायरेक्ट मॉडल, जबकि हम बिगनर्स जो कि जब हम बिगनिंग में थे तब हमने सीखा। और फिर आगे उसकी मतलब ज़ैगलर ने जो है वो अपनी उसको जो है वो एक मतलब एक्सपेरिमेंट को मतलब थ्योरी को जो है वो एक एक्सपेरिमेंट दिया कि जैसे हमने कंप्यूटर में इतने वर्ड स्टोर किए, और जैसे जैसे उनको किया वो सेंट्रलाइज हो गया, और बाद में वो समझ गया दैट इज द कंप्यूटेशनल स्टिमुलेशन सिमुलेशन ऑफ हिज थ्योरी के ये। सिमुलेशन जो होती है बच्चे, आई विल इंटरप्ट यू हियर, simulation is always something which copies the real processes, like हम अगर गेम खेल रहे हो, फॉर एग्जांपल हम कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें हम ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है एक्चुअली, दैट इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ सिमुलेशन which is copying the actual world. Yani it seems that you are actually driving something but you are not, but that will show you as if you are originally driving. So simulation is something, जैसे आप human body का जो for example excretory system है जिसमें आप water लेते हैं और वो आपकी बॉडी से कैसे कैसे excrete होता है through perspiration और through your urine, तो उसकी एक सिमुलेशन है, वो भी आप कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं कि जी ये फला चीज वहां गई और वहां गई और वहां गई। वही सिमुलेशन जो है अबाउट रीडिंग इन लोगों ने की, के जी कंप्यूटर मॉडल को उन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन सिखा दिए कि ये लेटर जो है ये, और उसको बिलीव किया कि द कंप्यूटर इज अ ह्यूमन बीइंग, और उसका जो रीडिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है, उसके अंदर उन्होंने स्टोर कर दिए ये कॉम्बिनेशंस के ये लेटर जो है वो इस साउंड को कर रहा है, कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और उसके बाद कुछ वर्ड्स दिए गए तो दी कंप्यूटर वाज able to read most of the words with only with those combinations which were stored in that or which were saved there. तो ह्यूमन बीइंग तो जाहिर है बहुत ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। सो ठीक है, ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। सेल्फ टीचिंग मॉडल इसको नाम इसलिए दिया गया बिकॉज इसमें उसका कहना ये है कि वंस अ पर्सन डिकोड्स अ वर्ड, तो वो उसके बाद खुद से दोबारा उस वर्ड को डिकोड कर सकता है, या उससे मिलते जुलते जो वर्ड हैं, जैसे गर्ल की मैंने एग्जांपल दी, तो अगर कहीं पे वर्ड गर्लिश आ जाएगा तो द पर्सन विल नॉट बी नीडेड और रिक्वायर्ड टू स्पेल दैट, कि वो उसको दोबारा से कॉरेस्पॉन्डेंस करे। गर्ल जो है वो पहले से स्टोर्ड है, वो रिश साथ लगा के उसको इजीली पढ़ लेगा। ठीक है, तो ये सेल्फ टीचिंग मॉडल का मतलब ये है कि वो आपको नेक्स्ट वर्ड पढ़ने के लिए खुद ब खुद से टीच कर देता है। आप एक दफा वर्ड्स को डिकोड कर ले तो यू गेट फ्लुएंट इन दैट। सेल्फ टीचिंग का मतलब ये है कि आपका सिस्टम खुद से खुद को सिखा देता है नेक्स्ट वर्ड्स को पढ़ना और उनको डिकोड करना। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। जी चलें, मेरा ख्याल है आमना का हो गया फिनिश अप। यस तो मैम। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हु इज द नेक्स्ट वन? महविश शायद कह रही थी, महविश मुख्तार। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, on which topic you are presenting? Ma'am, dominance and reading. जी बच्चे करें।
Assalamualaikum class. My name is Mehwish Mukhtar and today I will discuss about dominance of hemisphere in language and reading. We know cerebrum is a major part of the brain and it controls language, and it is then divided into the two major lobes of equal size, left hemisphere and right hemisphere. Left hemisphere is dominant in right-handed people, and left hemisphere is dominant in language, and it is said that in right-handed people, most of the right-handed people, it is said that language is processed in left hemisphere because all the processing occurs in left hemisphere, and its percentage is about over 95%. And then there is a term lateralization. Although left hemisphere controls the language, but both of the hemisphere performs their functions in the body, and चाहे वो लैंग्वेज के फंक्शन परफॉर्म करते हैं चाहे दूसरे, एंड जब इन दोनों को फंक्शंस एलोकेट किए जाते हैं या द डेवलपमेंट ऑफ द फंक्शंस विद इन बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर इज नोन एज लेटरलाइजेशन. इसमें ये टर्म थी. एंड एक और चीज जो डिस्कस की थी, डोमिनेंस और रीडिंग दोनों से रिलेटेड है. जब एट बिगिनिंग इन अ चाइल्ड इन केस ऑफ द L1 एंड एट अडल्ट इन केस ऑफ द L2, जब कोई स्किल हम लर्निंग करना स्टार्ट करते हैं तो हम देखेंगे जो सिस्टम होगा वो स्कैटर्ड होगा एट द बिगिनिंग, एंड we will see that left hemisphere is scattered. जो सिस्टम होगा वो लेफ्ट हेमिस्फीयर होगा because activation occurs in left hemisphere, and it is dominant in language processing. And with the passage of the time, when we become efficient and proficient and our skill is developed, this circuit will be developed, and after the development of the circuit it is now more centralized. अब जो circuit होगा वो centralized हो जाएगा, scattered नहीं होगा, and now it becomes well defined circuit, and in that circuit activation occurs. बिगिनिंग में स्कैटर्ड था, लेकिन जब स्किल डेवलप हुई तो एक पार्टिकुलर एरिया एलोकेट कर दिया गया इस जहाँ पे एक्टिवेशन होगी उसी पार्टिकुलर एरिया में होगी एक्टिवेशन, वो स्कैटर्ड नहीं होगी. एंड at this stage, if we do brain imaging, then we will see that activation is happening in a particular area because now circuit is centralized and skill is developed, and now we will see activation in a particular area, not scattered. It is now a confined, it has become confined circuit. Then the second topic is reading. Reading is a language skill and it involves two basic processes in reading. Decoding, one is decoding and other is comprehension. Decoding. Decoding involves recognition of letter, mapping the letters onto the corresponding sounds and identifying the actual word. Reading में हम recognize करते हैं letters को, फिर उनको map करते हैं corresponding sound से और फिर हम identify कर लेते हैं actual word को. और then comprehension. Comprehension involves readers acquiring knowledge from a text and being able to communicate that knowledge successfully. Comprehension में हम रीड करते हैं और उसका मीनिंग ड्राइव करते हैं और फिर उससे नॉलेज को हम डेली लाइफ की कम्युनिकेशन में इस्तेमाल भी करते हैं और हम इसमें मीनिंग के सेंटेंसेस से मीनिंग्स को ड्राइव करते हैं. और इसमें बाद में टर्म्स है लोकल कोहेरेंस एंड ग्लोबल कोहेरेंस. जो रीडर होता है वो आल्सो इंटीग्रेट द मीनिंग्स ऑफ कंप्रीहेंशन. आपके कौन से हैंडआउट्स में है नविश? कौन से वाले हैंडआउट्स हैं वो? मैम रीडिंग के हैं, डिकोडिंग एंड कंप्रीहेंशन टू प्रोसेस है रीडिंग के. नहीं नहीं, ये हैंडआउट्स कौन से हैं? मैं जरा वो निकाल के अपने सामने भी रख लूंगी. कंप्रीहेंशन वाला जो है ये कौन से वाले हैंडआउट्स में है? ये मैं पूछ रही हूं. मैम वो उसी में मॉडल उसी की बैक पे है जी. यस मैम. लैंग्वेज एंड द ब्रेन वाले जो हैं? हाँ जी मैम. इसके कौन से पेज पे है? मैम इस पेज पे पेज नंबर नहीं है. डॉयल रोट मॉडल के बैक साइड पे है ये.
अच्छा, ड्यूअल रूट मॉडल वाले तो और हैंडआउट्स हैं। उन्हीं की बैक साइड पे मैम। अच्छा, एक मिनट जरा मुझे निकाल लेंगे तो। चले आप करें प्रेजेंट, मैं निकाल रही हूँ, ढूंढ लेती हूँ। Comprehension involves reading, acquiring knowledge from a text, and being able to communicate the knowledge successfully. इसमें रीडर नॉलेज एक्वायर करता है, फिर उससे कम्युनिकेशन में उस नॉलेज को इस्तेमाल करता है सक्सेसफुली। एंड comprehension involves reading the words, understanding their sense. इसमें हम वर्ड्स पढ़ते भी हैं, उनके मीनिंग्स भी ड्राइव करते हैं और सेंटेंसेस के मीनिंग्स भी ड्राइव करते हैं। फिर इसमें आ जाती है लोकल कोहेरेंस एंड ग्लोबल कोहेरेंस। अब जो रीडर है इसमें इंटीग्रेट करता है मीनिंग्स को कंसेप्टिव सेंटेंसेस से। एक विद इन द सेंटेंसेस जब वो क्रिएट करता है तो वो लोकल कोहेरेंस होगी, और जब वो इस्टेब्लिश करेगा कि हाउ द इंफॉर्मेशन रिलेट्स टुगेदर एज ए होल, जो सेंटेंसेस उसने रीड किया उन सब की जो इंफॉर्मेशन वो आपस में रिलेट कैसे करती है, जब वो ये इस्टेब्लिश करेगा तो वो ग्लोबल कोहेरेंस होगी। एंड देन जो रीडिंग है हमारी, ये नेचुरल स्किल नहीं है, इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जैसे हमारी प्राइमरी स्किल्स हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लेकिन जो रीडिंग है इसको नेचुरली हमारा ब्रेन सपोर्ट नहीं करता, बल्कि ये डिपेंड करती है अदर सिस्टम्स एंड ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्मिंग अदर फंक्शंस इन दी बॉडी। दूसरे जो भी सिस्टम्स दूसरे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उनको इस्तेमाल करके हम रीडिंग को लर्न करते हैं। एंड लैंग्वेज डोमिनेंस इज प्रेजेंट इन लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, इसमें ये भी था। और वही बात आ गई है कि अर्ली स्टेजेस में जब हम लैंग्वेज एक्वायर करते हैं तो हम देखेंगे कि जो प्रोसेसिंग ऑफ लैंग्वेज इन अ ब्रेन इज लेस एफिशिएंट एंड मोर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इन्वॉल्व्ड रीजन्स। मतलब कि इसमें जैसे वो बात की थी हमने, स्कैटर्ड होते हैं ना सिस्टम, इसमें लेस एफिशिएंट होगी और डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, बहुत सारे रीजन्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी, एक सेंट्रलाइज्ड नहीं होगी, और ना ही कोई पार्टिकुलर एरिया अभी अर्ली स्टेजेस में उसके लिए बच्चे लोकलाइज कर दिया गया होगा। एक मिनट जरा, मुझे कॉल आ रही है, मैं अभी 2 मिनट में आपको ज्वाइन करती हूँ।
Yes, बच्चे, I'm back. Yes, ma'am. In early stages of language acquisition, the processing of language in the brain is less efficient and more distributed in the involved regions. मतलब कि जब अर्ली स्टेजेस में हम कोई स्किल सीख रहे होते हैं लैंग्वेज की, तो उस वक्त जो हमारे लैंग्वेज होती है ब्रेन में वो लेस एफिशिएंट होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड होती है बहुत ज़्यादा रीजन्स में, but subsequently becomes more efficient and localized. But बाद में जब हम वो स्किल डेवलप कर लेते हैं तो वो एफिशिएंट हो जाती है और लोकलाइज्ड हो जाता है, मतलब एक पार्टिकुलर एरिया हो जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। जैसे जैसे वो स्किल फ्लुएंट होगी तो हमारा जो प्रोसेस है वो आल्सो बिकम्स मोर लोकलाइज्ड, एंड देन पार्टिकुलर जो रीजन होगा ब्रेन का वो इसके लिए मखसूस कर दिया जाएगा और फिर उसी रीजन में वो प्रोड्यूस होगी, उसी में होगा और वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी। ये ऑटोमेटेड बन जाएगी। Any question? Is there any question, बच्चे, or we should invite the next presenter? Who wants to present next? Thank you, ma'am. जी बच्चे, who is the next presenter? Do you know about it? आई है हुमा, ने ज्वाइन किया है क्लास को? Anybody from Karam's class? आपके प्रेजेंटर्स किधर है नेक्स्ट जो हैं? Nobody is speaking. यहाँ पे कोई भी प्रेजेंटर मौजूद नहीं है? जितने लोग हैं वो सारे प्रेजेंट कर चुके हैं पहले से। मैं प्रेजेंट कर दूं? यस मोज़मा, बहुत कम आपकी आवाज आ रही है। ट्राई टू बी अ बिट लाउड। ओके मैम। Assalamu alaikum. My name is Mozma and my topic is encoding. Encoding is a process where information is thought to be put into memory is known as encoding. जो भी स्टिमुलस हम अपने सराउंडिंग से रिसीव करते हैं ना, अपनी 5 सेंसेस के फॉर्म में रिसीव करते हैं उसे। कुछ सेंसेस जैसे कि टच, टेस्ट या स्मेल की ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड मेमोरीज होती हैं हमारे ब्रेन में, जैसे कि हमारे फेवरेट सेंट्स या फूड की मेमोरीज पहले से होती हैं। उनके बारे में किसी को हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ उनको स्मेल करके या टेस्ट करके ही बता सकते हैं उनके बारे में। बट वी मस्ट फर्स्ट अटेंड द स्टिमुलस वी वांट टू रिमेंबर। सेंसेस जैसे कि साइट और साउंड हैव विजुअल एंड फोनोलॉजिकल कोडिंग। Phonological coding means the stimulus we get by rehearsing the sounds, means saying the sounds over and over again. Or visual coding means looking at the same scene repeatedly. It is about remembering the pictures, scenes, maps, etc. In visual coding, concentrating on details of images is important. इसका मतलब ये है कि हमने जो भी चीज़ें पहले से जिनके स्टिमुलस हमने रिसीव किए हुए होते हैं उनके बारे में बाद में हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, हम उन्हें वैसे ही उनको टेस्ट करके या स्मेल करके भी पहचान सकते हैं। और विजुअल और फोनोलॉजिकल कोडिंग में हम जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं उनकी वजह से हम उन्हें बाद में पहचान जाते हैं। दैट्स ऑल।
This was all from your side? Yes, ma'am. बहुत छोटी सी नहीं थी? मैम सिर्फ एक टॉपिक था ये नोट्स में भी इतना सही दिया हुआ है। आपको अगर छोटा टॉपिक मिले तो आप लोग इंसिस्ट किया करें कि हमें साथ एक और टॉपिक दें, ताकि आप कुछ बोलें तो सही ना। इट सीम्स टू बी वेरी स्मॉल। जी, एनीबडी एल्स? मोज़मा, थैंक यू। मोज़मा के अलावा कोई और बच्चा? वैसे आई विल सजेस्ट कि आप इसमें एक और टॉपिक भी ऐड करें मोज़मा, इट्स टू शॉर्ट। यस मैम, मैं उस दिन उनको बताया था ना जीआर और सीआर को कि मतलब हम लोगों की प्रेजेंटेशन रहती है, तो उन्होंने ये वाला एक टॉपिक दे दिया था मुझे और सानिया को किया था असाइन टॉपिक। चलें, आप इसमें ऐड कर लें कोई एक और टॉपिक ना, मतलब आपको कुछ बोलने का मौका तो मिलना चाहिए ना। एंड पे फिर जब सारी प्रेजेंटेशंस खत्म हो जाएंगी तो फिर आपसे ले लेंगे वो जो टॉपिक्स हैं। जी, और कौन है? हु इज द नेक्स्ट प्रेजेंटर? इज देयर एनीवन? अच्छा बच्चे, इसके बाद जो है मैं एक और सेशन आपके साथ करना चाहूंगी इस वीक का। दैट कैन बी टुडे और दैट कैन बी टुमारो, और उसमें आई विल इन्फॉर्म यू। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जितने टॉपिक्स हमारे जो भी रह गए हैं वो आई विल ट्राई टू कंप्लीट दैट। हाउ मेनी क्लासेस आर लेफ्ट? आपकी पेपर से पहले कितनी क्लासेस रह गई हैं? Ma'am, I guess we have 2 weeks. You have 2 weeks. Estimated 4 classes. Yeah, ma'am. 4 classes हैं। चले ठीक है, सही। And how many students are left who are supposed to present yet? Do you have any idea? Ma'am, actually, I don't know about that, but I tried to contact with Huma and she didn't respond. I think she's busy somewhere. Right, so you have to contact Huma. You have to tell her about the people who presented today and ask her to send me the topics which are left from your outline. Ask her to send me the outline again, because I don't have that at the moment with me. And also to, I can myself check that which topics are left, and you can also, she can also tell me that these topics are left, so we can discuss that today or tomorrow, and we can finish after our course, and later on we will only be presenting and revising the things. All right, ma'am, I'll convey her. Okay, so there is nobody from evening today. Evening में से आज किसी ने भी present नहीं किया? Yes, Mavish. Walaikum Salam. Was assigned to me. Can I present it today or should I present it next week, next class? You are not audible, बच्चे बिल्कुल नहीं सुन रही आपकी आवाज। I was saying that the second column of functionalism was assigned to me. Can I Yes. present it today? Or should I present it in next week or in next Yes, class? you can present that in your next session. I will take your next session today or tomorrow, or we can plan that. Okay. I will check the topics which are left, and then I will decide how I have to manage that in the remaining classes. For that, I also need the number of students whose presentations are left. करम, आप भी मुझे सेंड करें कि कितने बच्चे प्रेजेंट करने वाले रह गए हैं, और इधर से जुमला आप हुमा को कहें कि वो भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन सेंड करें कि कितने बच्चे रह गए हैं, बिकॉज आई हैव टू प्लान माय क्लासेस अकॉर्डिंग टू दैट कि किसमें मैंने कितना पढ़ाना है और कितनी प्रेजेंटेशंस रखनी। ठीक है? All So right, ma'am. as soon as I get that information, I will inform you about that. मैं विश आप उसमें प्रेजेंट कर लीजिएगा फिर। Okay. या अगर आप करना चाह रही हैं तो फिर I will need 1 or 2 more people from your class जो present करें।
Actually, ma'am, I was in rickshaw. That's why I was asking, should I present it next class? If you will say, then I will present Yes, it sure, now. sure, you can present. You are allowed to present. It's more convenient for us as well. Okay, okay. So there seems to be a goat accompanying you. Yes, ma'am. Okay, say hi to her from all of us. Now, ma'am, she is left behind me. Oh, ho, ho, ho. Sorry for Ma'am, this. give me 2 minutes. Let me reach home, please. Okay. Okay, then you can do that. You can present in our next session. I will inform the timing Okay, to ma'am. your Thank class. you. Okay. Okay, bache. See you in the next session. Okay, And ma'am, inshallah. yes, Zumla, try to convey my messages to Huma so that I can plan the next session with the remaining topics. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz, Allah. ma'am. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz.